बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना फर्ज है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी। बड़ी दूरों बैठे लगदा तुसी आवाज दे रहे हो, जवाब दे रहे हो। अच्छा जी, टॉपिक था, थोड़ा सा ज्यादा ही वक्फा हो गया क्लास में। लबीग आउटर मेयर, ये आपके सामने। मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप दिलचस्पी से, तवज्जो से ये बातें मेरी सुनेंगे और मुझे बताएंगे। लबीग आउटर मेयर, ये आपके सामने डेफिनेशन है। आप इसे समझ लें अच्छे तरीके से कि ये जो सेट फंक्शन है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टाइल क्या है और किस तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पावर सेट, जो कि 2 की पावर आर से लिया गया है, पावर सेट जो है आर का पावर सेट है, इस आर के पावर सेट के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से वैल्यू असाइन की जाएगी, ये इस इंटरवल से। तो ये डेफिनेशन है, उम्मीद है अब आपको पक्की हो गई होगी कि किसी भी सेट को जब आप वैल्यू असाइन करेंगे तो वो बराबर होगी इन्फिमिमम समेशन लेंथ ऑफ आई एन। जब आप इतना लिखेंगे तो फिर आपको अगली बात आपके जहन में आएगी कि ये आई एन क्या है। तो ये इंटरवल्स हैं। क्या दुनिया जहान के सारे इंटरवल्स हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ वो इंटरवल्स जो उस खास स्पेसिफिक सेट ए को अपने अंदर कंटेन करते हैं, या ए जिन जिन इंटरवल्स के अंदर आता है, या जिन जिन इंटरवल्स के यूनियन के अंदर आता है, उन इंटरवल्स की जो लेंथ है उनका सम। और फिर सिर्फ लेंथ का सम नहीं लेना, इन्फिमिमम लेना है। तो आपने देखा लास्ट लेक्चर के अंदर इन सारी चीजों को कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर वो तमाम खूबियां आपको नजर आती हैं जो आउटर मैयर की खूबियां हैं। कि ये प्री मैयर है, मोनोटोनिक प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, और ये काउंटेबली सब एडिटिव भी है, जिसकी वजह से इस ट्रांसफॉर्मेशन को आउटर मैयर का दर्जा दिया गया है। तो दरमियान की बहुत सी बातों को मैं आपको बता चुका हूं, हम आगे चलते हैं। जैसे ये आपने पढ़ लिए होंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, काउंटेबली सब एडिटिव, ये सारा प्रोग्राम मैं आपको बता चुका हूं। ये जो अभी आपके सामने थ्योरम आया है, ये भी आपको मैंने आपकी जिम्मेदारी लगाई थी कि आप देखिएगा। अगर तो आप समझते हैं कि आपने ये कर लिया है, जी सर, हो गया, नेक्स्ट करें। और बड़ी मेहरबानी हो तू ही बोले भरावा, नहीं तो मैं समझदा कि मैं सिर्फ कुड़ियां नहीं पढ़ाना। सर ये सोए होते हैं। नहीं सर, आप इन्ना पहले होते हैं, ये बाद में होते और मेरी गल सुनो कुड़ियो, तुसी छेड़ बना दी मेरे मुंडियां दी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये वजन में होते हैं ना, तो ये सोए भी जाग रहे होते हैं। तो चले, ये आपने कहा कि हमने कर लिया, तो फिर इसे आपने अगर कर लिया है ना, तो अपने जेहन में छुपा लें, बसा लें कि जनाब जो काउंटेबल सेट होता है, आइंदा कभी जिंदगी में आगे जाके इसका इस्तेमाल करना पड़े तो आपको पता हो कि काउंटेबल सेट का जो लबीग आउटर मैयर है वो हमेशा जीरो होता है।
और ये जो काउंटेबल है ये एक कंप्रीहेंसिव टर्म के तौर पे आता है कि यानी ये फाइनाइट भी है। तो इसका मतलब ये है कि अब जब भी कभी आपको कोई फाइनाइट सेट मिले, चाहे एक एलिमेंट का हो चाहे ज्यादा का हो, तब भी, या वो डीन्यूमरेबल है, नेचुरल नंबर डीन्यूमरेबल होते हैं, आपको पता ही है, सेट थ्योरी के कुछ पहले वाला पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जितने भी डीन्यूमरेबल सेट्स हैं वो भी काउंटेबल हैं, लिहाजा उनका भी लबीग आउटर मैयर 0। तो ये पल्ले बांध ले। इसके बाद आगे चलते हैं। ये नीचे उसने जिक्र भी किया है रिमार्क के अंदर, तो आप ये रिमार्क जो है पढ़ लीजिएगा। अब ये जो आखिरी इस पेज के ऊपर थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये भी पेपर में आपको अक्सर नजर आएगी कि आपने एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये वाला कि अगर आपके पास एक सेट ए है तो उस सेट ए के लिए एक ओपन सेट ओ एग्जिस्ट करता है जो ए को कंटेन करेगा, और एक सफिशिएंट वैल्यू है रियल नंबर की सूरत में कि जब मैयर ऑफ ए में एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो वो ओ के जो आउटर मैयर है, लबीग आउटर मैयर, उससे बड़ा आएगा। ये रिलेशन साबित करना है। फर्ज करें अगर मैं आपको ना भी ये पढ़ाऊं तो ये आप खुद भी आराम से समझ लेंगे। देखिएगा क्या किया उसने। सबसे पहले आपने एक सेट लिया है कि मेरे पास एक सेट ए है जो कि रियल नंबर का सबसेट है, और मैं यहाँ पे ये कंसीडर करता हूँ कि ये जो सेट ए है इसका लबीग आउटर मैयर फाइनाइट है, कि मैयर ऑफ ए जो भी है ये इनफाइनाइट नहीं है। यहाँ पे आप यूं लिख दें कि ये फाइनाइट। तो उसके लिए ये डेफिनेशन फौरन आपने लिखनी है, लबीग आउटर मैयर की डेफिनेशन आ गई। अब जो जोर है इस क्वेश्चन के अंदर, थ्योरम के अंदर, वो है एक ओपन सेट। तो वो ओपन सेट आपको कहीं बाहर से नहीं लेके आनी पड़ेगी, वो अंदर ही मौजूद है। जरा नोट कीजिएगा ये वाला यूनियन ऑफ आई एन, ये इंटरवल्स का यूनियन है जी, और इंटरवल भी कौन से हैं? ओपन इंटरवल्स हैं। अब आपके इल्म में होगा मीट्रिक स्पेस के अंदर, फंक्शनल एनालिसिस के अंदर, कि जो ओपन इंटरवल होता है वो ओपन सेट होता है, और ओपन सेट का जो यूनियन है, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो इस चीज का हम इस्तेमाल यहां पे करेंगे। तो पहले तो यहां पे देखें उसने क्या किया है, ये रिलेशन लिखा है कि देखें इन्फिनिमम की एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई वैल्यू आपके पास बतौर इन्फिनिमम आ रही है तो हमारे पास एक सफिशिएंट रियल नंबर मौजूद है कि जब हम उसे इन्फिनिमम के अंदर ऐड करेंगे तो वो अपने सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर हो जाएगा। वैसे तो इन्फिनिमम जो होता है वो अपने सेट के हर एलिमेंट के ज्यादा से ज्यादा बराबर होता है या लेस देन होता है, ये इन्फिनिमम की बात है। मगर अगर हम थोड़ी सी छेड़खानी करें तो उस इन्फिनिमम के अंदर इतनी बड़ी सफिशिएंट वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं जिसके बाद मामला उल्टा हो जाएगा। तो ये बड़े बात सेट से लेस देन हो जाते हैं। जी, सॉरी, इन्फिनिमम प्रॉपर्टी में बड़े सेट से लेस देन हो जाता है। जी, ये वही प्रॉपर्टी है कि आप वो एक बड़ा सा नंबर उठा लें जिससे आपका इन्फिनिमम जो है वो अपने सेट के बाकी वैल्यू से ग्रेटर देन हो जाए। तो इसमें भी कोई इतनी जोर वाली बात नहीं है। अब आगे वो मेन चीज पे मैं आने लगा हूं, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल करना था इसलिए लिखा। तो ये जो ओपन इंटरवल्स है इनका यूनियन मैंने लिया जी ओ, दैट इज ओपन सेट, जिसका जिक्र मैंने या थ्योरम के अंदर हुआ है। तो अगर आप इस यूनियन ऑफ आई एन को ओ कह दें तो ए उस ओ में लाई करता है। तो मैयर ऑफ ओ इज इक्वल टू मैयर ऑफ यूनियन ऑफ आई एन, क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर हैं। तो यहां आगे आपने वो काउंटेबली सब एडिटिव वाली प्रॉपर्टी लगा ली कि यूनियन ऑफ आई एन का मैयर
मैयर ऑफ आई एन के सम के या तो बराबर होगा या लेस होगा। अब देखें ये जो इनइक्वालिटी अभी आई है कि मैयर ऑफ ओ इज लेस देन इक्वल टू समेशन मैयर ऑफ आई एन, ये जो एम स्टार है ये इन्फिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और है ये लेंथ ही। ये एम स्टार आई एन बेसिकली आई एन इंटरवल की लेंथ है, मगर लेंथ में भी इन्फिनिमम। तो अगर एक साइड आगे ही बड़ी है और मैं उस साइड पे जो नंबर फर्ज करे, जैसे आपको कोई कहे कि 5 इज लेस देन 8, तो 8 आगे ही बड़ा है, मैं इस 8 की जगह मैं 9 लिख देता हूं तो वो इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो अगर मैं एम स्टार हटा के जस्ट एल लिख दूं कि किसी भी इंटरवल की लेंथ, तो वो और बड़ी हो जाएगी। तो मैयर ऑफ ओ इज लेस देन इक्वल टू समेशन लेंथ ऑफ आई एन, और ये जो समेशन लेंथ आई एन है इससे भी बड़ी वैल्यू ये है मैयर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, ये तो इसके मुकाबले में छोटा है समेशन लेंथ ऑफ आई एन, तो आप उस साइड पे और बड़ी वैल्यू लगा दें। क्योंकि यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं करती तो यहाँ पे भी हमने इक्वालिटी को स्किप कर दिया है और आंसर आ गया मैयर ऑफ ओ इज लेस देन मैयर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। यानी हर सेट ए के मुकाबले में एक ओपन सेट जरूर एग्जिस्ट करता है कि जब मैयर ऑफ ए में कोई सफिशिएंट अमाउंट वैल्यू ऐड करें रियल नंबर की, तो वो उस ओपन सेट के लबीग आउटर मैयर से ग्रेटर देन आएगी। तो ये एक छोटा सा थ्योरम है और अक्सर आता है पेपर में, बार बार आता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी अभी अब जो हम करेंगे तकरीबन हर साल पेपर में आया है कि साबित करें कि जो लबीग आउटर मैयर किसी इंटरवल का होता है वो एक्चुअली उसी इंटरवल की लेंथ के बराबर होता है। लबीग आउटर मैयर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ। अब जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लबीग आउटर मैयर की डेफिनेशन रिफ्रेश करवाई है, पहले भी पढ़ी थी आज दोबारा देखा, तो देखिए लबीग आउटर मैयर आमतौर पे किसी भी सेट का होता है और उस लबीग आउटर मैयर की जब डेफिनेशन आप करते हैं तो सहारा लेते हैं इंटरवल्स का, कि हम देखते हैं कि जनाब ए उन किन इंटरवल्स के अंदर आता है और उन इंटरवल की लेंथ निकालते हैं, फिर उसका इन्फिनिमम निकालते हैं। तो आमतौर पे जब किसी सेट का लबीग आउटर मैयर निकाला जाता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो इंटरवल हो, मगर अंदर की तरफ जाके हम इंटरवल्स की मदद से उसके लबीग आउटर मैयर को डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया कि अब जिसका आपने लबीग आउटर मैयर निकालना है वो सेट नहीं है, इंटरवल है। हालांकि इंटरवल भी सेट ही होता है, एक स्पेशल किस्म का इंटरवल, कि जब आपसे कहा जाए कि अब इंटरवल ही की आपने लबीग आउटर मैयर निकालनी है, तो वो कहता है कि फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी और इंटरवल की तलाश नहीं करनी कि वो किस किस इंटरवल में लाई करता है, जस्ट उसी इंटरवल की लेंथ ही उसका लबीग आउटर मैयर होगा। तो इस स्टेटमेंट के अंदर ना अबहाम है कि इंटरवल तो लिखा है मगर ये नहीं बताया कि इंटरवल ओपन है कि क्लोज्ड है या सेमी क्लोज्ड है। तो इंटरवल की जुबान में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि इंटरवल क्लोज्ड भी होता है, ओपन भी होता है और सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन भी होता है। तो चूंकि यहां उसने ये नहीं कहा कि वो इंटरवल कौन सा है, तो हम इन तमाम केसेस को लेके चलेंगे, सारे केसेस को हम बारी बारी अलग-अलग डिस्कस करेंगे। चार मतलब अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पहले आपने ए को शामिल किया था, बी को शामिल नहीं किया था, बी को शामिल कर लें, ए को निकाल दें। तो ये चार केसेस के साथ ये थ्योरम प्रूफ होगा। इसका सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा
वो इस पहले हिस्से पे लगेगा जिसमें हम इस क्लोज इंटरवल के लिए जाके देखेंगे कि क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि नहीं। ये मैं आपको वक्ती तौर पे अभी जो पहला हिस्सा है वो आपके लिए छोड़ने लगा हूं कि आपने आज रीड करना है इस पहले केस को, और इसके अंदर की जो बातें हैं उनको नोट करके आपने देखना है कि क्लोज इंटरवल का जो लबीक आउटर मैयर है वो बी माइनस ए ही आता है। इस पहले हिस्से को मैं जस्ट आपके लिए छोड़ने लगा हूं। इंशाल्लाह ताला इसमें कौन सी मुश्किल चीज है अगर आपको लगी है तो मुझे बताइएगा। मैं इसका ओके सर। दूसरा तीसरा और चौथा केस करूंगा, और इस तीनों केसेस के अंदर उसने उसी पहले केस की मदद से ये सारा मामला किया है कि जब आपने क्लोज इंटरवल के बारे में चेक कर लिया कि क्लोज इंटरवल का लबीक आउटर मैयर बी माइनस ए है, यहां एक जनरल इंटरवल लिया गया है ए बी। अब देखें दूसरे हिस्से में उसने ओपन इंटरवल लिया है, ओपन इंटरवल। अब आपको पता है कि ओपन इंटरवल एक तरफ हो, क्लोज इंटरवल एक तरफ हो, तो कौन किसके अंदर लाई करता है, आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे मोनोटोनिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, अब क्योंकि हमने इस ओपन इंटरवल का मैयर निकालना था तो उसे वैसे लिख दिया आई, और दूसरी तरफ जो है क्लोज इंटरवल जिसका मैयर अभी हम निकाल के आए हैं। जब आप ये साबित कर दें कि a इज लेस देन इक्वल टू b, और फिर आप ये साबित कर दें कि b इज आल्सो लेस देन इक्वल टू a, तब ये बराबरी इनके दरमियान एग्जिस्ट करेगी कि a और b आपस में बराबर है। यहां पे भी कुछ ऐसी ही चीज आपने देखनी है कि एक तरफ तो चले पहले मोनोटोनिक प्रॉपर्टी से आपने ये साबित कर दिया कि ओपन इंटरवल की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू b माइनस ए है। अब उल्टा भी करें, उल्टा देखें क्या किया उसने। आपके पास है ए से बी ओपन इंटरवल, यहाँ ए है यहाँ बी है। लेट्स सपोज मैं कहूं कि मैंने ये ओपन इंटरवल लिया है, ये वाला ए और बी को निकाल के। अब मैं ना ए में बी में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर देता हूं, थोड़ी सी ऐड करके मैं कहां चला जाऊंगा, आगे चला जाऊंगा, और मैंने वो लेनी है क्लोज्ड, और इधर मैं पीछे कर लेता हूं, खिसका लेता हूं पीछे, ए में से वैल्यू माइनस कर देता हूं, और वो यहाँ लिखी हुई है, वो उसने अपनी मर्जी से लिखी है। हालांकि आप एप्सिलॉन भी ले सकते थे, आर्बिट्रेरी वैल्यू लेनी है, आप एप्सिलॉन बाई 2 ले लें, एप्सिलॉन बाई 4 ले लें, एप्सिलॉन बाई 8 ले लें, आपकी मर्जी है। जितना आपने इसे इधर से पीछे खिसकाया है बी को, ए को भी उतना ही पीछे से इधर से खिसका दें। यानी ये कर दिया आपने बी प्लस सम आर्बिट्रेरी वैल्यू जो कि उसने ये लिखी है, और ए की तरफ भी जब आप ये काम करेंगे पीछे की तरफ से खिसकाया है तो ये, तो इस तरीके से उसने एक आइडिया क्लोज इंटरवल का लिया है। और फिर वो कहता है कि अब जरा देखो कि ये जो मैंने खुद से बनावटी इंटरवल क्लोज इंटरवल लिया है एक तरफ, और वो जो ओपन इंटरवल है एक तरफ, जरा नोट करो कौन किस में लाई करता है, तो आपको समझ आ जाएगी कौन किस में लाई करता है। फिर दोबारा से मोनोटोनिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, और फिर यहाँ क्लोज इंटरवल का दर्जा दिया है, और इसकी लेंथ इसके इंटरवल की लेंथ के बराबर है इसका लबीक आउटर मैयर, तो आंसर आएगा बी माइनस ए माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो कि आर्बिट्ररी वैल्यू है, आप बेशक इसे जितना मर्जी छोटा कर दें, इस्तेमाल कर दें, इवन कि आप इसे अप्रोचेस टू जीरो कर दें, तो कहने का मतलब ये है कि मैयर ऑफ ओपन इंटरवल ए बी शुड बी ग्रेटर देन बी माइनस ए। तो वो जो लेस देन ए बी माइनस ए था ये वाला, और ये ग्रेटर देन बी माइनस ए, इनको कंबाइन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तीसरे और चौथे केस के अंदर भी इसी तरह का स्टाइल इस्तेमाल किया गया है, उम्मीद है आपको समझ आएगी। ये एक छोटा सा और एक क्रॉलरी है। जिन लोगों ने इंटरवल्स के बारे में सेट थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है, जब हमने फिजिकली क्लासेस ली थी कॉलेज के अंदर, तो हमने पढ़ा था कि कुछ सेट काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं, और खास तौर पे ये जो इंटरवल्स हैं, किसी किस्म का इंटरवल जो आप सोचना चाहें, कोई भी किसी किस्म का इंटरवल हमेशा अनकाउंटेबल होता है।
सेट थ्योरी में अनकाउंटेबल साबित करने का वहां जो स्टाइल है वो बड़ा लंबा है। अगर आप ये अंदाज अपना लें तो 3 लाइनों में मुकम्मल हो जाएगा कि साबित करें कि इंटरवल जो होता है वो अनकाउंटेबल। तो यहाँ कंट्राडिक्शन से साबित किया गया है कि नहीं जी काउंटेबल है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो काउंटेबल सेट होते हैं उनका लबीग आउटर मैयर तो 0 होता है। और ये भी अभी हमने देखा कि किसी भी किस्म का इंटरवल जो होता है उसका लबीग आउटर मैयर उसकी लेंथ के बराबर होता है। तो एक तरफ लेंथ देखे तो वो 1 आती है और उसे काउंटेबल समझ ले तो आंसर 0 आता है। तो ये कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ हम काउंटेबल क्या है कि उसका 0 लेके आ रहे हैं और एक तरफ हम कहते हैं कि आउटर मैयर किसी इंटरवल का उसकी लेंथ होती है। तो वो 0 और 1 दो डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं। तो लबीक आउटर मैयर जो होता है ना वो यूनिक होता है। वो दो आंसर नहीं हो सकते किसी भी सेट के लिए। इसलिए हम कहेंगे कि वो जो हमारी अजम्पशन थी काउंटेबल की वो गलत है और जो इंटरवल है वो अनकाउंटेबल है। आगे चलते हैं। ये भी पेपर में बड़ा आता है, ट्रांसलेशन। द लबीक आउटर मैयर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। इसका मतलब समझ ले कि ट्रांसलेशन से क्या मुराद है, किसी सेट के ट्रांसलेशन से क्या मुराद है। हालांकि मैकेनिक्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जो एक्सिस हैं उनकी ट्रांसलेशन भी होती है, उनकी रोटेशन भी होती है। ट्रांसलेशन के अंदर क्या करते हैं कि हम एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं जिससे जो पॉइंट की पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू न्यू ऑरिजिन वो चेंज हो जाती है। उसे कहते हैं ट्रांसलेशन, जिसमें हम किसी एक नए पॉइंट को बतौर अपना ऑरिजिन कंसिडर करते हैं। तो देखें आपके पास एक रियल नंबर का सबसेट है और the set of real number, then the translation of e by any real number y लिखते हैं e प्लस y से। तो आंसर क्या आएगा कि आपने e के हर मेंबर को y में ऐड कर देना है। तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ सेट e बाय y। यानी यहाँ रियल नंबर y है तो यहाँ पे बोलेंगे बाय एनी रियल नंबर y। तो वो कहता है कि साबित करें कि जो लबीक आउटर मैयर है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। यानी लबीक आउटर मैयर ट्रांसलेशन ऑफ सेट की वजह से चेंज नहीं होता। यानी अगर आप एक तरफ किसी सेट ई का लबीक आउटर मैयर निकालें फिर ई प्लस वाई का आउटर मैयर निकालें तो वो सेम आएगा। ये उसने कहा है ये वाला। अगर हम ये साबित कर दें तो ये स्टेटमेंट और ये जो है एक ही बात है कि सेट ई का लबीक आउटर मैयर और उसके ट्रांसलेशन का आउटर मैयर चेंज नहीं होता, सेम रहता है। तो इस थ्योरम का प्रूफ जो है उसने दो हिस्सों में किया है। एक हिस्से में उसने काउंटेबल लेट किया है और दूसरे में अनकाउंटेबल लेट किया है। जब आप किसी सेट ई को काउंटेबल कंसीडर करेंगे तो उसकी ट्रांसलेशन भी काउंटेबल होगी। यानी अगर आपके पास एक सेट ई है उसके अंदर मेंबर्स हैं, आपको शायद इल्म होगा कि काउंटेबल सेट के जो मेंबर होते हैं उनको एज ए सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखा जा सकता है। कोई भी सेट जो काउंटेबल हो उसके एलिमेंट्स को सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखा जा सकता है। तो ये सेट ई है। अब जब आप इस सेट ई पे ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे तो उससे नया जो सेट बनेगा एलिमेंट्स का वो ये है। तो ये भी उसी तरह एक सीक्वेंस के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कोई सेट ई हो या उसका ट्रांसलेशन हो, वो दोनों अगर ई काउंटेबल है तो ट्रांसलेशन भी काउंटेबल होगा। लिहाजा अभी हमने पढ़ा हुआ है कि जो काउंटेबल सेट है उसका लबीक आउटर मैयर 0 होता है। तो चूंकि दोनों काउंटेबल हैं इसलिए दोनों सूरतों में 0। सवाल ये है
कि जब कोई सेट अनकाउंटेबल होता है तब क्या होगा। इफ ई इज अनकाउंटेबल देन, अब अगर फर्ज करें उसी डेफिनेशन को अपने जहन में रखें कि जनाब किसी सेट का लबीक आउटर मैयर कैसे निकालते हैं, यहां सेट ई आपने लिया है तो ये वो डेफिनेशन है, ये वाली लबीक आउटर मैयर मालूम करने की। अब आपने यहां कंस्ट्रक्शन करनी है, ये वाली जे एन जो कि आई एन प्लस वाई है, इसी से सारा मामला आपका मुकम्मल होगा। ये आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी आपने एक नई सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स इंट्रोड्यूस की है जे एन आई एन की मदद से, आई एन में वाई ऐड करके। और मजे की बात आपको बताऊं कि आपके पास ये इंटरवल है ए बी, इसकी लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगी बी माइनस ए। अगर आप इस इंटरवल के हर मेंबर में कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऐड कर दे, जैसे आई एन प्लस वाई है या आई एन प्लस एक्स है, यानी इस इंटरवल के अंदर हर मेंबर में एक्स ऐड कर दें तो ए में भी एक्स ऐड हो जाएगा, बी में भी एक्स ऐड हो जाएगा, और इन बिटवीन जितने हैं उनमें भी एक्स ऐड हो जाएगा। और नया इंटरवल जो है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में आएगा। अगर आप इसकी भी लेंथ निकाल लेंगे ना तो बी माइनस ए ही आएगी, बी माइनस ए ही आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है एक नए सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स के लिए, जे एन जिसे बोला है, उस जे एन की लेंथ और उस आई एन की लेंथ में कोई फर्क नहीं है। जो लेंथ आई एन की है वही जे एन की है। और अगर आप इंडिविजुअली लेंथ को देखें तो वो बराबर है, और दूसरी तरफ अगर आप सीक्वेंस के लेंथ के सम का आंसर निकालेंगे तो भी बराबर है। यानी J1 का लेंथ आंसर I1 लेंथ आंसर के बराबर है, J2 का I2 के लेंथ के आंसर के बराबर है। तो जब उन तमाम को ऐड कर देंगे तो समेशन फॉर्म में भी वो आंसर बराबर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने ई जो यहां पे लिया था वो यूनियन ऑफ आई एन आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी था। अगर मैं एक्स एक एलिमेंट ई से लेता हूं तो ऑटोमेटिकली क्योंकि वो सबसेट है यूनियन ऑफ आई एन में, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। तो जो यूनियन का मेंबर होता है वो जाहिर बात है यूनियन में किसी ना किसी एक सेट का तो मेंबर होगा ना। तो लेट्स सपोज वो आई एन का मेंबर है। अब आई एन के अंदर अगर आप ट्रांसलेशन कर दें, यानी एक्स प्लस वाई की बात करें, तो वो आई एन प्लस वाई के अंदर होगा। जब आप देखें कि आई एन प्लस वाई के अंदर एलिमेंट एक्स प्लस वाई मौजूद है, तो फिर यहां आ जाए कि आई एन प्लस वाई किसके बराबर है, जे एन के बराबर है। तो एक्स प्लस वाई किसका मेंबर बन गया, जे एन का। तो आपने नोट करना है कि एक्स प्लस वाई लिया कहां से था। एक्स प्लस वाई जो है वो ई प्लस वाई का मेंबर है, क्योंकि एक्स ई का मेंबर है, वाई जो है वो आई एन जो है एक्स प्लस वाई एक्स ई का मेंबर है। और उसके बाद जब हमने उसकी ट्रांसलेशन की एक्स प्लस वाई की सूरत में, तो वो आई एन प्लस वाई के अंदर चला गया, जिसके बाद वो जे एन के अंदर चला गया। तो ई प्लस वाई के जो मेंबर हैं एक्स प्लस वाई की सूरत में, वो हर सूरत में जाके गिरते हैं जे एन के अंदर। तो वो J1 भी हो सकता है, J2 भी हो सकता है, तो वो JN की यूनियन में चले जाएंगे। यानी x प्लस वाई अगर J1 में है तो x1 प्लस वाई हो सकता है J2 में हो। और इस तरीके से E प्लस वाई के सारे एलिमेंट किसी ना किसी J में जाएंगे, और उसकी वजह से हम कहेंगे कि E प्लस वाई जो है वो यूनियन ऑफ Jn में कंटेन करता है। एक ये पॉइंट आपने पल्ले बांध लेना है, ये वाला, और एक ये पॉइंट पल्ले बांध लेना है, ये वाला। इन्हीं दोनों पॉइंट से अब आपका आगे सोल्यूशन मुकम्मल होगा, देख ले चाहे बेशक। अब आपने शुरू करना जी यहां से E प्लस वाई लबीक आउटर मैयर
बिल्कुल अब डेफिनेशन के मुताबिक, आप जैसे ये डेफिनेशन है वैसे ही कि ई प्लस वाई का लबीग आउटर मेजर क्या है, क्योंकि ई प्लस वाई इन ओपन इंटरवल्स के यूनियन में आता है, ये देख लें। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे लेंथ यूज होगी वो उन्हीं इंटरवल्स की यूज होगी जिन इंटरवल्स के अंदर ई प्लस वाई आता है। तो समेशन लेंथ ऑफ जे एन, Lebesgue outer measure of E plus Y is infimum of summation of length of those open intervals in which E plus Y lies। तो यहां आप देख लें कि E plus Y किस में लाई करता है, यूनियन ऑफ जे एन में। अब इसके बाद थोड़ी सी ना मैं तरमीम करने लगा, उस्तादी लगाने लगा। अब देखें यहां है समेशन लेंथ ऑफ जे एन, और चूंकि समेशन ऑफ लेंथ ऑफ जे एन बराबर है समेशन लेंथ ऑफ आई एन, तो यहां पे मैंने वो लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दीज आर इक्वल। अब चूंकि मैंने यहां आई एन ले लिया है, जे एन को हटा दिया है, लिहाजा फिर यहां ये टर्म का फिट आना गलत है, ये फिर ये भी हट जाएगी, यानी ये ई प्लस वाई है और ई प्लस वाई तो जे एन में आती है ना। तो अब मैंने जे एन को हटा के आई एन लिख दिया है, तो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे ई प्लस वाई नहीं आएगा, फिर वो इंटरवल्स आ जाएंगे जिनके अंदर ई लाई करता है, क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ आई एन है ये जुड़ा हुआ है इसके साथ ये। लिहाजा जब आपने आई एन का तस्वर यहां ले लिया तो फिर यहां इस जगह पे आपने इसकी बजाय ई इस्तेमाल करना है जो कि यूनियन ऑफ आई एन के अंदर लाई करता है। बस ये एक छोटा सा पॉइंट है। अब आप लेफ्ट साइड को छोड़ दें, सिर्फ राइट साइड को देखें, ये तो इस सारे को देखें तो ये वाला है मेजर ऑफ ई, तो आपने लिख दिया मेजर ऑफ ई, तो पता चला कि मेजर ऑफ ई प्लस वाई मेजर ऑफ ई के बराबर होता है। यानी जो लबीग आउटर मेजर है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, यानी उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जब आप किसी सेट के हर मेंबर में कोई फिक्स एलिमेंट ऐड करते हैं उससे उसके लबीग आउटर मेजर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, यानी ये जो प्रोपोजिशन है ये बड़ी दफा पेपर में आती है, आई भी है, आएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी ये एक छोटा सा रिजल्ट है मैथमेटिकल कि अगर किसी सेट का लबीग आउटर मेजर 0 हो तो साबित करें ए यूनियन बी, बी और बी माइनस ए, इन तीनों का भी जो मेजर है वो फिर बराबर आएगा। ये मैथमेटिकल प्रीलिमिनरी रूल्स हैं, आप देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद ये जो आखिरी पॉइंट है ये भी उसी बेसिक डेफिनेशन जो हमने लबीग आउटर मेजर की पढ़ी हुई है उसके मुताबिक है कि जनाब अगर a is a set of rational numbers between 0 and 1 and in is the finite sequence of open intervals such that a lies in union of in, तो साबित करें summation length of in should be greater than equal to 1। तो ये देखें यहाँ पे उसने लिखा है कि a क्या है, set of rational numbers between 0 and 1। तो एक्चुअली a है क्या, set of rational numbers। अगर आप लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि a lies in 0 to 1 ओपन इंटरवल। इसमें इरेशनल नंबर भी आएंगे मगर रैशनल नंबर्स भी आएंगे। तो a lies in 0 1 या आप बेशक a को ही 0 1 कंसीडर कर ले और उसके बाद फिर आप ये डेफिनेशन इस्तेमाल करें कि 0 1 lies in union of in, यानी a जो है वो तमाम इंटरवल्स के अंदर लाई करता है, उन इंटरवल्स में जो कि रैशनल नंबर्स के इंटरवल्स हैं। तो जहां और बड़े इंटरवल्स हैं वहां 0 1 भी है, तो इन बेशुमार इंटरवल्स ऑफ यूनियन ऑफ आई एन में वो 0 1 भी मौजूद है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे मोनोटोनिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, उस मोनोटोनिक प्रॉपर्टी से आपका मसला हल हो जाएगा।
आपको पता है इंटरवल का जो मैयर है उसकी लेंथ होती है, तो जब आप इसकी लेंथ निकालेंगे 1 आएगी। और जो साइड आगे ही बड़ी है, अगर मैं वहां और उससे बड़ा नंबर ले लूं, यानी यहाँ m स्टार की बजाय l लिख लूं, तो वो और बड़ी साइड हो जाएगी। तो समेशन लेंथ ऑफ आई एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी क्या चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं समेटते हैं। अगर आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, जबकि इंशाल्लाह लबीग मैयरेबल सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कल से शुरू करेंगे। ये भी बड़ा मजेदार और इंशाल्लाह अगले 15 से 20 पेजेस पे फैला हुआ ये सेट है। अच्छा सर, हम जब एम स्टार यानी जो लबेग से जिससे डिनोट करते हैं, इस मिशन के साथ एम स्टार लग गया तो ग्रेटर, अगर एम स्टार नहीं लगेगा तो फिर इन्फिमम का जिक्र नहीं होगा। नहीं, एम स्टार का मतलब ही इन्फिनिमम है। यानी जब किसी सेट के साथ एम स्टार लग जाता है तो वो इन्फिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यानी फर्ज करें मैं आपसे कहता तो हूं, सर फिर अगर ये ग्रेटर देन है तो फिर अगर इसका लोअर बाउंड आएगा तो क्या 1 से फिर ये ग्रेटर देन कैसे होगा? क्या मतलब? क्योंकि 0 और और 1 लेस के, देन होगा ना पुत्र। 0 और 1 का लोअर बाउंड। नहीं नहीं, आप दोबारा देखें, ये देखें। हाँ बोलो, इस सीक्वेंस को देखो। देखना एम स्टार लगा हुआ, जी जी, बोले बोले। एम स्टार लगा हुआ ग्रेटर देन, तो उसका एम स्टार नहीं की नहीं, लेंथ पहले 1 आई नहीं है। नहीं 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 अब नहीं, एम पहले स्टार एक मिनट ठहरे, एक